तो भाई आज से स्टार्ट करते हैं अपनी नई एक्सरसाइज जिसका नाम है 3.3 और आपको पता ही है एनसीईआरटी आरबीएससी दोनों के लिए हमारी क्लास है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा क्या है, ये कह रहा है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रथम प्रत्येक कथन को परिभाषा और प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। सर्वप्रथम हमें करना क्या है कि यहाँ पे जो हमारा डायग्राम दिया गया है इसी को देखकर ही हमें यहाँ पे भरना है। जैसे कि AD कहाँ है, AD ये है, AD के बराबर क्या हो सकता है, तो भाई AD के बराबर हमारी यही भुजा हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा चतुर्भुज दिया गया है वो एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की खासियत ही पहले आपको बता देते हैं, इसके आमने सामने की भुजाएं, मतलब ये भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है। ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण कभी बराबर नहीं होते पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब ये वाली भुजा, ठीक है, ये इस वाली भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। ठीक है और ये आमने सामने के कोण जो हैं, ये कोण और ये कोण, इनका योग 180 अंश होगा। ये कोण और ये कोण, ठीक है, इनका योग जो है वो कितना होगा, 180 अंश होगा। और साथ में ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों भी कोण बराबर हैं। ठीक है, आपको पता चल गया होगा। अब आप भर सकते हैं। तो मतलब AD जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, BC के बराबर हो जाएगी। ठीक है, कोण DCB किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण किसके बराबर होगा, DAB के। ठीक है, DAB के बराबर हो जाएगा। OC जो है किसके बराबर होगी, OA के बराबर होगी। किसके बराबर, OA के बराबर। अब इन्होंने दिया है M को समझो ही ना, ठीक है, मेजरमेंट होता है ये, M से मेजरमेंट। DAB कोण DAB प्लस कोण CDA, ठीक है। DAB मतलब इस वाले कोण की बात कर रहे हैं, इस वाले कोण की बात कर रहा है। ये भी पॉइंट हमारा छूट गया था। ठीक है, क्या होता है कि ये वाले कोण होते हैं, पड़ोस वाले जो कोण होते हैं, आसन्न कोण जिनको बोलते हैं, इनका योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इनका योग क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये सारे तो आपने भर दिए, पर इन्होंने कहा था परिभाषा भी दो। तो A के लिए हमारी क्या, पहला वाला जो पॉइंट है उसके लिए हमारी परिभाषा क्या होगी, AD बराबर BC है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, क्या होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। B वाला जो है मतलब दूसरा वाला जो हमारा पार्ट था उसमें कोण C और A बराबर है, C और A बराबर है। ठीक है, तो इसमें भी क्या लिख दिया जाएगा, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तीसरे वाले में क्या है, तीसरे वाले में हमारा OC OA, ठीक है, OC और OA ये हमारी एक विकर्ण था। ठीक है, ये हमारा ये AC और BD हमारे विकर्ण है। ठीक है, तो ये OC और OA जो है वो बराबर है, इसका मतलब विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, अब करते हैं अपना फोर्थ वाला पार्ट। तो फोर्थ वाले पार्ट में ये और ये हमारा मतलब आसन्न कोण की बात की गई। आसन्न का मतलब होता है पास वाले, जस्ट पास वाले कोणों की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण 180 अंश, या हम लिख सकते हैं संपूरक होते हैं। ठीक है, संपूरक का मतलब ही 180 अंश होता है। ठीक है, होते
हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने सारी फिल इन दी ब्लैंक्स कर दी, उनकी परिभाषा भी कर दी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। तो भाई इस वाली आकृति में जो कि हमारा एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है, इस पूरी एक्सरसाइज में समांतर चतुर्भुज की ही बात की जाएगी। ठीक है, तो इसमें एक कोण दे दिया गया है, 3 कोण हमको दिए गए नहीं है, एक कोण से ही हमें सारे कोण बताने हैं। तो हमको क्या पता था कि आसन्न कोणों का योग क्या होता है, आसन का मतलब इसके पास वाला, चाहे तो ये ले लो x ले लो, चाहे तो z ले लो। इस 100 के पास में ये भी है, ये भी है, इनका योग जो है 180 होगा या इनका योग 180 होगा, और सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y बराबर 100 डिग्री। ठीक है, कैसे, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। ठीक है, सम्मुख कोण है तो ये बराबर होता है। फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस 100 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे आसन्न या संपूरक कोण भी लिख सकते हो। ठीक है, संपूरक कोण, संपूरक लिख दो, आसन्न कोण संपूरक होते हैं, संपूरक। ठीक है, ये लिख दो इतना। तो x की वैल्यू निकल आएगी, 180 में से 100 को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम z के साथ भी यही करेंगे, z प्लस 100 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देंगे संपूरक। ठीक है, तो z हमारा क्या आ जाएगा, 180 में से 100 को घटा देंगे तो हमारा 80 आ जाएगा, मतलब z भी हमारा 80 आ गया। अब चाहे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x बराबर आया है हमारा 80 डिग्री, y आया है 100 डिग्री, z आया है हमारा 80 डिग्री। ठीक है, तो ये तीनों हमने निकाल दिए हैं। ठीक है, अब करते हैं हम को पार्ट 2। तो पार्ट 2 का डायग्राम आपको साफ साफ दिख रहा है, इस तरीके से दिया गया है। ये कोण दिया है तो इस कोण से हमें ये वाला कोण पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आसन्न कोण से y की वैल्यू पता चल जाएगी और x की वैल्यू पता चल जाएगी। अगर ये हमको पता चल गया तो ये तो अपने आप ही पता चल जाएगा रैखिक युग्म से। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे y बराबर हो जाएगा, एक डायरेक्ट ही 180 में से 50 को घटा दो, 180 माइनस 50। ये हमने किया क्या है, संपूरक वाला नियम लगाया है, संपूरक होते हैं। ठीक है, आसन्न कोणों का योग संपूरक होता है। तो y बराबर क्या आ गया, 150 घटाया तो 130 आया, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 130 डिग्री आ गई। z की बात करते हैं, और हमको पता है कि ये y और x जो है वो हमारे बराबर हैं। ठीक है, इसमें भी सेम ऐसे ही कर सकते थे, इसको बराबर कर सकते थे। ठीक है, हम जानते हैं ये सम्मुख कोण है, तो मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर y बराबर 130 डिग्री। ये हमने कैसे कर दिया है, ये है सम्मुख कोण। ठीक है, इतना हो गया। अब हम ये भी नियम अपना सकते हैं, देखो चाहे तो इससे ये निकाल दो, फिर उसके बाद रैखिक युग्म से ये निकाल दो। चाहे तो हम जानते हैं कि ये दोनों हमारी समांतर रेखाएं हैं, समांतर जब रेखाएं होती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, तो ये और ये संगत कोण हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे z बराबर x, z बराबर x बराबर हो जाएगा 130 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो हमारे कैसे हैं, संगत कोण। ठीक है, संगत कोण मतलब एक ही साइड वाले कोण, ये साइड और ये साइड बराबर, ये साइड और ये साइड बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हुआ। आप करते हैं तीसरा वाला पार्ट। तो ये है तीसरा वाला डायग्राम, जिसमें हमारा ये x है और ये y है, ये 30 डिग्री दिया है, और ये वाला हमारा 90 डिग्री कोड दिया नहीं है पर स्क्वायर टाइप में दिया है, तो इसका मतलब इन्होंने 90 डिग्री दिया है, और ये हमारा z है। ठीक है, x y z की हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, ये हमारा क्या है,
एक त्रिभुज ही है, ये एक त्रिभुज है जिसमें हमारा ये जो है 90 डिग्री दिए यार, और इसके जस्ट सम्मुख कोण जिसे ऊर्ध्वाधर कोण कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से दो रेखा जब काटती हैं तो इसके सामने वाला कोण ये हुआ, ये दोनों बराबर, ये जो कोण है इसके जस्ट सामने वाला कोण ये हुआ, तो ये दोनों कोण बराबर। तो मतलब एक्स हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये 90 डिग्री पता है, 30 डिग्री पता, तो वाई तो अपने आप ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स बराबर 90 डिग्री। ये हमने कैसे कर दिया है, ये कर दिया है शीर्षाभिमुख कोण या ऊर्ध्वाधर कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब हम ये पता चल गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि, तो हम बात कौन से त्रिभुज कर रहे हैं, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसी में सारे कोण दिए गए हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नाम ना तो नेमिंग करने की जरूरत, नेमिंग का मतलब ABC डालने की कुछ भी जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तीनों कोण लिख देंगे, y + x + 30 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज के कोण योग नियम। ठीक है, त्रिभुज का कोण योग नियम क्या कहता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, जिसमें से हमें y की वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, और x की वैल्यू 90 है, 30 कर दो बराबर में 180, तो y की वैल्यू में पता चल जाएगी। 180 में से क्या घट जाएगा, इन दोनों को जोड़ के आ जाएगा 120 डिग्री, तो हमारा आ जाएगा 60। तो मतलब y की वैल्यू जो है वो हमारी क्या आई है, 60 डिग्री। क्या आई है, 60 डिग्री पता चल गई। ठीक है, अब z भी बताना है, तो z कैसे निकलेगा भाई, अगर ये हमको पता है ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये भुजा, ठीक है, और इस तरीके से, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ये कोण और ये कोण, अगर जेड बन रहा हो, कैसा भी जेड बने, ऐसा जेड बने, ऐसा जेड बने, ऐसा उल्टा सीधा जैसा भी जेड बने, तो कॉर्नर्स होते हैं, उनका योग जो होता है वो मतलब कॉर्नर्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं। मतलब अगर हम ऐसे लेते हैं तो ये 30 है, ये बराबर हो जाएगा इसके, इससे तो हमें कोई निकालना नहीं है। अगर हम इसको ऐसे लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, ऐसे और ऐसे लेते हैं, ऐसे और ऐसे लेते हैं इसको, तो ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर हमारा बराबर हो जाएगा। मतलब y और z जो है वो बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे y बराबर z बराबर 60 डिग्री। ये हमारे कैसे कोण हुए, एकांतर कोण हुए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एकांतर कोण। ठीक है, इस तरीके से ये तीसरा वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब करते हैं अपना फोर्थ वाला पार्ट। ये रहा हमारा फोर्थ वाला पार्ट, जिसमें हमारा ये डायग्राम दिया गया है, x y z की वैल्यू निकालनी है। 80 यहाँ पे एक कोण दिया गया है, इसके जस्ट सामने वाला वो 80 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 80 डिग्री। क्यों हो गया 80 डिग्री, क्योंकि ये था सम्मुख कोण। ठीक है, अब हमें सम्मुख कोण पता चल गया। अब हम क्या करेंगे भाई, ये जो है इसके साथ क्या है, आसन कोण है, मतलब 180 में से इसको घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 180 डिग्री माइनस 80। ठीक है, तो ये हमने जो किया है वो क्या क्यों किया है, क्योंकि ये संपूरक कोण है। कैसे कोण है, संपूरक कोण है। ठीक है, तो इसका मतलब x बराबर हमारा क्या आ गया है, 100 डिग्री आ गया। ठीक है, x और y हमें पता चल गया। z कैसे निकलेगा, तो भाई z निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि इधर ये हमारी दो समांतर रेखाएं हैं, ये हमारी तिर्यक रेखा है, जो ये कोण होगा इसके जैसे ये ऊपर वाला कोण है, तो इधर दूसरी रेखा के ऊपर वाला कोण सेम होते हैं। मतलब z बराबर 80 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं संगत कोण। ठीक है, तो x y z हमें पता चल गया। अब करते हैं लास्ट वाला पार्ट, जो कि है हमारा पांचवा। ठीक है, इस पांचवे में x हमारा सिर्फ इतना हिस्सा है। ठीक है, और z सिर्फ इतना है, y ये है, तो y तो हमारे सम्मुख कोण हो जाएंगे। मतलब 112 जो है वो y हो जाएगा, डायरेक्ट ही हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे y बराबर 112 डिग्री।
क्योंकि ये हमारा था सम्मुख कोण। ठीक है, फिर ये टोटल कोण जो है इस टोटल कोण के बराबर है। टोटल तो पता नहीं है क्योंकि इसमें जेड है, तो हम और क्या कर सकते हैं भाई, वाई तो हमें पता चल गया ना, 112 डिग्री है। ये हमारा क्या है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज के दो कोण पता है, तीसरा कोण निकालना है, तो कैसे करेंगे, 180 में से इन दोनों का योग घटा देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर 180 माइनस 40 प्लस 112 डिग्री। ठीक है, हमने यहाँ पे लगाया है त्रिभुज का कोण योग गुणधर्म। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लगाया है। तो हमारा x क्या आ जाएगा, 180 में से घटाएंगे हम, ये हो जाएगा हमारा 152। ठीक है, 152 डिग्री मतलब आ जाएगा 28 डिग्री। तो x जो है वो हमारा कितना आ गया, 28 डिग्री। x भी पता चल गया। अब हमारी ये एक समांतर इस ये और ये समांतर रेखाएं हैं, तो हमने आपको बताया था ना z बनना चाहिए, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से हमारा z बन रहा है। तो इस z में कॉर्नर, एक तो ये कॉर्नर है, दूसरा ये कॉर्नर है, तो दोनों ही कॉर्नर में आ रहा है x और z, इसका मतलब दोनों ही बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे लिख देंगे x बराबर z बराबर 28 डिग्री, और यहाँ पे हम लिख देंगे एकांतर कोण। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो तीसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकता है। इन्होंने बोला है कोण बी प्लस डी, मतलब एक हमारा चतुर्भुज दिया गया है ए बी सी डी। हम यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, ए बी सी डी। इन्होंने कहा है कोण डी और कोण बी, कोण डी और कोण बी ये 180 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको देखने से साफ पता चला है, यहाँ पे तो अधिक कोण है, यहाँ पे भी अधिक कोण है। अधिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से अधिक। ठीक है, ये 90 डिग्री से ज़्यादा मान लो 100 है, ये भी 90 डिग्री से ज़्यादा मान लो 100 है, 100 और 100 जुड़ के तो 200 हो गया। इन्होंने बात कही थी 180 डिग्री की, तो क्या 180 डिग्री हो सकता है, तो हम इसका आंसर नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, इसको हम समझाते हैं। समांतर चतुर्भुज की खासियत क्या होती है वैसे तो आमतौर पर हम समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरीके से बनाते हैं जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर हम आपसे पूछें ये क्या है, तो आप कहोगे ये एक आयत है। जो खासियत इसकी है भुजाओं को लेकर, वही खासियत इसकी है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, और सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो इसमें भी सम्मुख कोण बराबर है। ये 90 तो ये भी 90, इधर जो भी कोण है वो बराबर है, इधर जो भी कोण है वो बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों खासियत तो इसमें मिल गई, और इसके जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसके भी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तीसरी खासियत भी मिल गई। चौथी खासियत क्या है, चौथी खासियत की बात ही नहीं करते हैं, फिलहाल इतने से ही हम अपना काम चलाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि कोण मान लो ये ए बी सी डी, ये भी तो हमारा एक समांतर चतुर्भुज हुआ। इतनी सारी खासियत मिल रही है, तो ये भी हमारा क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ये 90 ये 90, क्योंकि हम जानते हैं आयत में चारों कोण 90 के होते हैं। ये 90 तो मिलके क्या हो गए 180। ये भी समांतर चतुर्भुज है, इसमें ये मान लो ये 100 है, ये भी 100 है, तो मिलके क्या हो गए 200। इन्होंने कहा है बी और डी, ये भी हम यहाँ पे ए बी सी डी लिख देते हैं। बी और डी 180 होते हैं, इनके कहने का मतलब हमेशा 180 होते हैं, तो भाई हमेशा तो नहीं होते हैं पर हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा ए वाले में कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 हो सकता है, परंतु
हमेशा सत्य नहीं होगा। सत्य नहीं होगा। सत्य क्या नहीं होगा कि ये हमेशा 180 डिग्री ही रहेगा। ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, कम तो नहीं होगा, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, कम भी हो सकता है क्योंकि ये न्यून कोण, ये एक न्यून कोण, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है और इसके बराबर भी हो सकता है, ठीक है। अब दूसरा वाला करते हैं। तो दूसरे वाले में इन्होंने कहा है ए बी बराबर डी सी। ए बी बराबर डी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, मतलब ये 8 सेंटीमीटर दी है, ये भी 8 सेंटीमीटर दी है। ए डी दी है 4 सेंटीमीटर, बी सी दी है 4.4 सेंटीमीटर। बात कर रहे हैं समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज की खासियत क्या होती है? आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है। ये तो बराबर है पर ये बराबर नहीं है, तो मतलब ये हो ही नहीं सकता। समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजा बराबर ही होगी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नहीं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा क्या होती है? बराबर होती है। बराबर होती हैं, ठीक है। अब करते हैं तीसरा वाला। तीसरे वाले में इन्होंने हमको क्या दिया है? तीसरे वाले में इन्होंने दिया है कि कोण ए 70 है, ये दिया है 70, सी दिया है 65। हमने क्या भी बताया था भाई, आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, पर ये इन्होंने अलग अलग दे दिया, इसका मतलब ऐसा भी नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नहीं। नहीं क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण जो होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है। बस ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो भाई ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है एक चतुर्भुज के कच्ची रफ आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों की माप बराबर हो, ठीक है। तो हमें करना क्या है इसमें? बस बहुत सिंपल सी बात है। इन्होंने कहा एक रफ आकृति खींचिए जिसमें जो मतलब समांतर चतुर्भुज नहीं हो पर दो सम्मुख कोणों की माप बराबर, मतलब इस तरीके से हमारी एक आकृति हम बनाकर आपको दिखाते हैं। ये आमतौर पे जो आकृति होती है पतंग की आकृति बोली जाती है, ठीक है। यहाँ पे हम नाम भी डाल देते हैं ए बी सी डी। तो एक जोड़ा सम्मुख कोणों का जो है वो बराबर है। मान लो ये 100 डिग्री है तो ये भी हमारा 100 डिग्री है, ये कुछ और है, ये कुछ और है, ठीक है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? वैसे तो 360 होता है ना, तो 200 तो ये हो गए। मान लो ये है हमारा 110 डिग्री और हमारा कितना बचा? कितना हो गया? 310 हो गया। ये है हमारा 50, नहीं हाँ तो 50 डिग्री। ये अलग और ये सेम, बस इतना ही बनाना था, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे चतुर्भुज ए बी सी डी एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें कोण बी बराबर कोण डी बराबर 100 डिग्री है और यह आकृति एक पतंग की है, ठीक है। इस तरीके से हम लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो बाकी के बचे क्वेश्चन हम कल की क्लास में कराएंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज़ हमारी क्लास को शेयर जरूर कर देना, पसंद आई लाइक कर देना और कमेंट में सुपर मैम लिखना मत भूलना। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है थैंक यू, जिन्होंने नहीं किया वो कर ले।